तो जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज चौथा दिन और चौथा क्लास, वही क्लास 10th का चैप्टर जो है आपका 4 नंबर, उस जो कि है द्विघात समीकरण, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, क्या क्या आता है, मतलब ओवरव्यू देखेंगे इसका वन शॉर्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज कराएंगे, जिसमें 4 टॉपिक होगा। फर्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि व्यापक रूप कैसे लिखते हैं इसे द्विघात समीकरण को। फिर दूसरे टॉपिक में बताएंगे हम द्विघात समीकरण के मूल के बारे में कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, कितने मूल होते हैं। फिर तीसरे टॉपिक में हम द्विघात समीकरण के मूल को ही शून्यंक भी बोलते हैं, मूल्य कैसे निकाला जाता है, उसका मूल कैसे शून्यंक को कैसे निकालते हैं, कितने विधि होते हैं निकालने के। देन उसके बाद चौथा जो टॉपिक होगा उसमें हम मूल्यों की प्रकृति की पहचान करेंगे कि मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, कैसा मूल है, कैसे पहचानेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आगे हम टॉपिक 1 पर। टॉपिक 1 पर हमें देखना है, टॉपिक 1 में हम देखना है व्यापक रूप क्या होता है। खैर, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम पहले भी बता चुके हैं बहुपद में, जिसमें आपको रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद पढ़ा जाता है, वही है द्विघात समीकरण। और इसका व्यापक रूप हम आपको पहले ही बता दिए। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, अगर इसका पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो वो भी समझ गए, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 10 एग्जाम के नाम से, उसमें सब वीडियो मिल जाएगा, जाइए जरूर देखिए। अब ये देखिए, ये इसका हो गया व्यापक रूप हो गया इसका व्यापक रूप। इसमें होता है, इसमें मेन बात कहता है कि ए बी सी जो है, ए बी और सी ये क्या है, कैसा नंबर है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। एबीसी कैसा संख्या है, एबीसी वास्तविक संख्या है। और एक कंडीशन इसमें और रहता है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चूंकि ए यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो ये x² का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये x² का टर्म हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। और यदि ये बचेगा तो ये कैसा हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। पहले बताया है, क्योंकि इसका x का पावर कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये रैखिक हो जाएगा। तो नहीं, तो रैखिक नहीं चाहिए, द्विघात के लिए ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका व्यापक रूप द्विघात समीकरण का। आशा करते हैं समझे होंगे। चलिए अब टॉपिक नंबर 2 पर चलते हैं। तो चलिए, तो हम आ गए हैं टॉपिक नंबर 2 पर, जिसमें हम देखेंगे द्विघात समीकरण का शून्यक यानी मूल के बारे में। जैसे कि हम अभी आपको द्विघात समीकरण जो लिखे थे वो था क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। और देखिए, पहले भी हम आपको बताया है कि द्विघात समीकरण यानी x के पावर क्या है, 2 है। तो इसका जो रूट हो गया यानी मूल जो होगा या फिर शून्यक जो होगा, तीनों एक ही को कहते हैं, वो कितना होगा, 2 होगा। कोई शक नहीं, द्विघात समीकरण का शून्य कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसे हम मान लीजिए, मानते हैं इसका रूट जो होता है वो हो गया अल्फा बीटा द्वारा हम इसे मान लेते हैं। अब इसमें पूछता है कि शून्यंकों का जो योग होता है, शून्यंकों का जो योग यानी अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस। जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण दे देगा ऐसे, अब बोलेगा कि इसका शून्यंकों का योग दीजिए, जिसका बोल देगा कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक शून्यंक, एक द्विघात समीकरण है जिसका शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो उसका शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कह दीजिए, ऐसा बोल देगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है, पहले भी बताया है, अभी फिर से एक बार देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b बटा a। द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछेगा, ऐसा इक्वेशन दे देगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा a, ऑप्शन नंबर सी पर रहेगा, ये भी कंफर्म है। ठीक है, और देखिए अल्फा इंटू बीटा, अब ऐसे ही कहेगा कि इक्वेशन बोल देगा, एक इक्वेशन देगा, मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसकी जगह पर 5x² प्लस 7x कुछ भी दे सकता है। जहाँ a b देख लीजिए, ये b है और ये क्या है, ये है, सबको पता है। तो ऐसे कुछ भी दे सकता है। फिर उसके बाद देकर बोलेगा आपसे कि इसका गुणनखंड बताइए। शून्यंक अल्फा बीटा हो तो इसका गुणनफल, अल्फा बीटा की जगह कुछ भी दे सकता है, इसका गुणनफल बताइए। तो गुणनफल जो होता है इसका यानी गुणा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है c बाई ए। तो c देख रहे हैं, कहाँ है c, और ये देख रहे हैं c बाई ए हो गया। ठीक, तो इस तरह द्विघात समीकरण का आप योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं अल्फा बीटा। अब टॉपिक नंबर 3 में हम समझेंगे कि अल्फा बीटा शून्यंक कैसे निकलते हैं। चलिए टॉपिक नंबर 3 पर। टॉपिक नंबर 3 में आप साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण का शून्यंक कैसे निकाले।
ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ द्विघात समीकरण का शून्यांक निकालने कितनी विधि है? 2 विधि है। एक तो गुणनखंड विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं उसका गुणनखंड करके, और दूसरा आपका जो होता है वो द्विघात सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं। तो दोनों आपको बताते हैं। और देखिए इसमें क्वेश्चन हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं लेंगे, एक ही जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर उसी पर बना देंगे। क्वेश्चन के लिए गुणनखंड विधि कैसे निकलता है शून्यांक, उसका एक अलग वीडियो बना देंगे। द्विघात सूत्र से कैसे निकलता है उसका भी एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे पास द्विघात समीकरण जो था वो क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c था इक्वल टू 0, यही था। अब गुणनखंड विधि क्या कहता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। गुणनखंड विधि कहता है क्या है? गुणनखंड विधि कहता है कि a और c को हम गुना करेंगे। a और c को क्या करेंगे? हम गुना करेंगे, यानी ac को हम गुना करेंगे, a गुना c करेंगे, ठीक। ac को गुना करने पर मान लीजिए कुछ आ गया, मान लीजिए क्या आ गया? मान लीजिए p आ गया। ac को गुना करेंगे, मान लीजिए p आ गया, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ac को गुना करेंगे तो कितना आ गया? p। और जो b है, b जो आपके पास है b, इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में? दो भागों में तोड़ेंगे। और दो भागों में इस तरह तोड़ेंगे कि गुना करने पर क्या आ जाए? मान लीजिए दो भागों में तोड़ेंगे, तो दो भागों में तोड़ दिया हम, मान लीजिए m और n, दो भागों में तोड़ दिए। b को हम किस दो भागों में तोड़ दिए? m और n में, ठीक है। अब कंडीशन ये रहता है इसका कि m और n को, यानी जो दो भाग में तोड़े हैं m और n को यदि हम गुना करें, m और n को यदि हम गुना करें तो किसके बराबर आ जाए? p के बराबर आ जाए, यानी p यानी इंटू c, यानी जो ये गुना किया उसके बराबर आ जाए। m या n को जोड़कर या फिर घटाकर, जोड़े या घटाए तो ये दोनों किसके बराबर हो जाए? फिर से वो जो आपका बीच वाला है उसके बराबर हो जाए, यानी गुना करें तो p के बराबर हो जाए, यानी जो ये a और c का गुणनखंड है उसके बराबर हो जाए, और जोड़े या घटाकर b के बराबर करें। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? बीच वाले को यानी b को हम इस कंडीशन में तोड़ेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में तोड़कर हम बनाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉमन लेकर आगे बनाते हैं, तो वो पूरा वीडियो के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, 2-3 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। ये वीडियो को लंबा हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये होता है, ये गुणनखंड विधि था। अब देखिए हम द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र क्वेश्चन तो सेम रहेगा। द्विघात का सूत्र क्या होता है? सूत्र की बात करें तो देखिए द्विघात सूत्र जो होता है वो हमारे पास ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एक तो द्विघात समीकरण हो गया। इससे हम निकालते हैं d हमारा जो होता है उसे हम बोलते हैं विवेचक बोलते हैं। d क्या होता है? रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है हमारा d का फॉर्मूला। d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम फिर x का मान निकालते हैं, पहले d निकालेंगे, ठीक। d इक्वल टू इतना आ जाएगा, फिर उसके बाद x का मान निकालेंगे। x इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a, ये होता है x का फॉर्मूला। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देगा डायरेक्ट, ये पूछ देगा, इक्वेशन देगा एक द्विघात समीकरण का, ये पूछेगा। द्विघात समीकरण इक्वेशन देकर ये फॉर्मूला वाले, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछेगा। लेकिन कभी कभी ये आपको एक नंबर में ये पूछ देगा, इसका इसे क्या बोलते हैं? विवेचक बोलते हैं। विवेचक ज्ञात कीजिए, d ज्ञात कीजिए, विवेचक। तो b स्क्वायर माइनस 4ac से आप करके d ज्ञात कर सकते हैं। इसका पूछता है विवेचक का प्रकृति को पूछता है, जो हम टॉपिक 3 में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि गुणनखंड विधि और ये जो द्विघात सूत्र है दोनों आप याद कर लिए होंगे। तो चलिए अब टॉपिक नंबर जो 4 है उसे देखते हैं। चलिए आगे हम टॉपिक नंबर 4 पर। टॉपिक नंबर 4 में हम क्या करेंगे? मूलों की प्रकृति की पहचान करेंगे। तो मूलों की प्रकृति जो होती है कि जैसे मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, कैसा मूल है, तो इसके पहचानने के लिए भी हमें विवेचक की जरूरत पड़ती है। जैसे हम मान लीजिए एक नंबर दे देते हैं, यदि एक नंबर में हमारा विवेचक क्या था? b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता था ना d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें देखिए मूलों की प्रकृति की पहचान करना होगा, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए यही हमारा इक्वेशन है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। यदि a स्क्वायर माइनस 4ac ये यदि बड़ा हो गया किससे? 0 से। अब देखिए कैसे पहचान रहे,
जीरो से बड़ा हो गया तो क्या होगा, मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक, मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा। और कितना मूल होगा, पहला तो ये हो गया कि वास्तविक होगा। फिर उसके बाद देखिए 2 मूल होगा, और दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, भिन्न अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग हो गए। यानी एक अल्फा होगा तो दूसरा बीटा होगा। और देखिए पता चला मूल वास्तविक कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए, 0 से बड़ा। एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कोई शक नहीं, आएगा ही, एक नंबर में आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा। और 2 मूल होगा, कैसा होगा, दोनों अलग अलग होगा। अब देखिए दूसरा नंबर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तब क्या होगा, मूल तो वास्तविक होगा, मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, कोई शक नहीं है, मूल तो वास्तविक ही होगा। लेकिन ये द्विघात समीकरण 2 का मूल तो होगा, 2 मूल होगा, ठीक, लेकिन अलग अलग नहीं होगा। अब मूल कैसा होगा, समान होगा, वास्तविक और समान, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो जाए तो मूल कैसा, वास्तविक, समान, वास्तविक और समान, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। देन उसके बाद आपका जो ये 3 नंबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तीनों को कंडीशन बनेगा लेस देन 0, या तो 0 से बड़ा हो जाए, या 0 के बराबर हो जाए, या लेस देन 0 हो जाए, यानी माइनस में जाए तो लेस देन 0 हो जाए तो मूल क्या हो जाएगा, तब मूल होगा काल्पनिक, काल्पनिक मूल होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए तो मूल कैसा होगा, काल्पनिक मूल होगा। ठीक, और इस काल्पनिक मूल फिर क्या होगा इसका, या फिर होगा या काल्पनिक होगा, या फिर क्या होगा, या कोई मूल नहीं होगा। ऑप्शन ये भी हो सकता है, कोई मूल नहीं होगा। ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो मूल या तो काल्पनिक होगा, यानी कल्पना किया जा सकता है मूल का, या फिर कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है द्विघात समीकरण का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो नहीं बता पाए, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जिस तरह से रिवीजन एक तरह से कहिए तो रिवीजन हो गया आपका। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और चैनल को शेयर जरूर कीजिए उनके पास जिनका क्लास 10th का एग्जाम है।